प्रधानमंत्री का एक ही विजन, टेलीविजन। एक्सप्रेस वे किस सरकार में पास हुआ था, सबसे बड़ा सवाल उठता है। क्या पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा जो पास किए गए प्रस्ताव, उस पर क्या आने वाली सरकारों को अमल नहीं करना था? तो वहाँ ये राजनीति सिर्फ चेहरा चमकाने की, सिर्फ क्रेडिट लेने की। तो प्रधानमंत्री जी ये तो बताइए कि कोरोना काल में जो देश के मजदूरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, नंगे पांव चलना पड़ा, लोगों के पैर से चप्पल छिन गए, कई लोगों की मौत हुई, इन सब का क्रेडिट कौन लेगा? ये सवाल कौन पूछेगा सरकार से? आपने कभी सवाल पूछा कि मोदी जी इन सब का भी क्रेडिट आपको लेना होगा? आपको क्रेडिट लेना होगा गलवान की घटना का, आपको क्रेडिट लेना होगा छत्तीसगढ़ नक्सली हमले का, आपको क्रेडिट लेना होगा चाइना ने जो अरुणाचल में गांव बसा ली। और जो बड़े इत्तेफाक की बात है कि जहां विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से थी, वहां जिन कश्मीरी पंडितों को गाजर मूली की तरह काटा गया, उसके बावजूद 6 साल वाजपेयी जी की सरकार में फारूक अब्दुल्ला जी मंत्री थे। एक ध्वज एक निशान की बात करने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लोग भी तो राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं सर। ये राष्ट्रवाद है। हाँ। राष्ट्रवाद है कि 2 ध्वज 2 निशान की गोद में बैठकर 2.5 साल से 3 साल सरकार चलाया और उन कश्मीरी विस्थापित पंडितों का कोई पुनर्वास की बात नहीं हुई। ये राष्ट्रवाद है। ये राष्ट्रवाद है कि असम के कटाव के कारण जो विस्थापित आसाम के समुदाय हैं, क्या उनके पुनर्वास की बात नहीं होनी चाहिए? उन पर पुलिस को आगे कर देना चाहिए, पुलिस की प्रताड़ना का शिकार करना चाहिए। तो क्या ये राष्ट्रवाद है? क्या ये राष्ट्रवाद है कि पुलवामा घटना की 300 किलो RDX, 50 किलो जेलेटिन और वो कार किसकी थी नहीं बताना? क्या ये राष्ट्रवाद है? अरे भैया, फिर जांच का विषय है। आप ही मुंसिफ, आप ही कातिल। जो DSP देवेंद्र सिंह दिल्ली चुनाव से पहले 12 लाख रुपया लेकर आतंकवादी को ला रहा था, उस पर कोई तरह की जांच नहीं हुई। क्या ये राष्ट्रवाद है? क्या अडानी जो प्रधानमंत्री के मित्र हैं, चुनावी फाइनेंसर हैं, उनके मुद्रा पोर्ट पर जो 3000 टन हेरोइन पकड़ा गया, उस पर मुंह तक नहीं खोलना क्या राष्ट्रवाद है? ने अमृत महोत्सव की बात की। ये अमृत महोत्सव नहीं था, ये जहर महोत्सव था। जो जहर देश में दिया गया, आपने रामायण देखी होगी। रामायण में माँ सीता ने लक्ष्मण रेखा को पार किया, भगवा वस्त्र पहनकर रावण ने उनका अपहरण किया। जो देश में बाबा साहब अम्बेडकर ने समता मूलक समाज, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, सेकुलरिज्म का जो लक्ष्मण रेखा खींची है, इसी रेखा को पार करने के बाद आज देश गर्त में चला गया। नफरत की कोई जगह नहीं है। देश की तरक्की और विकास के लिए सिर्फ प्यार, मोहब्बत, भाईचारा और धर्मनिरपेक्षता, समता मूलक समाज की बात करना जरूरी है। ये वो लोग हैं जो देश को गर्त में ढकेलना चाहते। ये सावरकर, गोवलकर, गोडसे के आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग हैं। गोवलकर ने कहा था, अपनी किताब में लिखा है, 95% लोगों को गरीब बनाना, 5% लोगों के हाथ में सत्ता का केंद्रीकरण देना। आज उसी एजेंडे पर चलते हुए देश को निजीकरण में धकेला जा रहा है। नया जो लेबर कोड लागू किया गया, जहां 12 घंटे के बदले 18 घंटे काम करने की अनिवार्यता की गई है, जहां 3 कृषि काला कानून, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, और इसका नतीजा आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का देखा होगा कि हिमाचल में किस तरीके से अडानी ने, गौतम अडानी का जो अडानी एग्रो लिमिटेड है, अनुबंध के बावजूद उस दाम पे नहीं लेता है। जिस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में SDM DM से समझौता की बात की गई, करनाल की घटना, जहां भाजपा के राज्यसभा सदस्य राकेश सिन्हा, जो RSS के प्रचारक भी रहे हैं, उनके रिश्तेदार के द्वारा आप आरोप की झड़ी लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कल सुल्तानपुर में जो है एक्सप्रेस वे का उद्घाटन कर रहे थे, लाखों की भीड़ जमा हो गई। वही मजदूर, वही किसान तो जमा हुए थे, और कहाँ से लोग आए थे? ये सब किराए पर गाड़ियों में भर भर के लाए जाते हैं। गाड़ियां खाली चल रही थी। आपको भी पता है, एक राज्य के दूसरे राज्य से जो कार्यकर्ताओं को बुलाकर रैलियों में बुलाने के बावजूद कुर्सियां खाली रह गई थी, बसें खाली रह गई थी। वो आपने नहीं देखा, चूंकि आपको मोदियाबिंद है, रतौंधी दिनौधी तो हो नहीं सकता, नहीं तो कम से कम दिन में या रात में तो दिखता। बसें खाली थी, कुर्सियां खाली थी। हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद आज ही नई आबकारी नीति के तहत इन्होंने विरोध किया। मैं पूछता हूं, ये विरोध सिर्फ एक मुखौटा है? क्या हरियाणा में भाजपा की सरकार नहीं है?
हिमाचल में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, गुजरात में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, तो इन राज्यों में शराबबंदी क्यों नहीं? यही बात समझ लीजिए। ये लोग कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। कह रही है कि है ना 5 साल पहले मियाँओं की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, मियाँ जी का राज था, क्या कहना चाहेंगे सर? अरे भैया, मियाँ जी या हिंदू जी का क्या बात है? ये देश साझी विरासत का देश है। इस देश की आज़ादी में अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, खुदीराम बोस, बिपिन चंद्र पाल, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, आज मैं उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। जिनके जिस्म पर हजारों लाठियाँ पड़ी, उनकी जिस्म पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई, अंततः देश को आज़ाद होना पड़ा। वो वही साइमन कमीशन के विरोध में जालियांवाला बाग कांड हुआ था, जहां जनरल डायर ने 1500 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को गोलियों से भून दिया था। 2000 से 2500 के आसपास वहां स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घायल हुए थे। इतिहास जो है मोदी जी नहीं पढ़े हैं, कंगना नहीं पढ़ी है, जो इस तरह का बिल्कुल नहीं पढ़े। प्रधानमंत्री को औ से ज्ञ तक का ज्ञान नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा पर 100 नहीं बोलते, छात्रों पर हुए अत्याचार पर औ नहीं बोल पाते, महंगाई पर मौ नहीं बोलते। चाइना जो अरुणाचल में गांव बसा लिया, उत्तराखंड में जो 5 किलोमीटर अंदर घुसकर जो पुल तोड़ दिए, उस पर चौ नहीं बोल पाते। प्रधानमंत्री को औ से ज्ञ तक का ज्ञान नहीं है, बेरोजगारी पर बौ नहीं बोल पाते। वो प्रधानमंत्री निकम्मे निठल्ले प्रधानमंत्री, जिनके हलक से एक शब्द जबान तक नहीं निकलती है। 7 साल पहले जब विनोद राय ने एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत जिस तरीके का फर्जी घोटाला निकाला और उन्हें ससम्मान मोदी सरकार ने सम्मानित करती रही, उसी में साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में। रामदेव भी आए, आज सबसे बड़े व्यापारी हो गए, पूरी दुनिया को कहते रहे काम छोड़ो योग करो। लोगों ने योग करना शुरू किया, इन्होंने काम छोड़ दिया, इन्होंने अपना व्यापार कर लिया। आज दुनिया का ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं जो पतंजलि में नहीं मिलता हो। ये भूमाफिया हैं, ये लाल चंदन के तस्कर हैं, ये गौमूत्र बेचने वाले लोग, ये शहद में चीनी मिलाकर बेचने वाले लोग जिन्स का विरोध करते थे और खुद ही जिन्स फैक्ट्री के मालिक बन बैठे। 3000 से अधिक रोहिणी में अपने आउटलेट्स में 3000 से अधिक जिन्स के प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए। आपको ये भी पता होगा 7 साल पहले गांधी के विचारों पर चलने की बात कहने वाला, आरएसएस का एजेंट, नानाजी देशमुख की संस्था में काम करने वाला अन्ना हजारे आज कहाँ मुजरा गा रहा है? आज जेड+ की सुरक्षा लेकर रालेगांव सिद्धि में पड़ा है। कुंभकर्ण 6 महीने के लिए सोता था, ये तो 7 साल से सोया पड़ा है, बरवागिरी कर रहा है, एक शब्द नहीं बोल रहा। जनरल वीके सिंह आए, सेना के सांसद, सेना के अधिकारी जो सांसद और मंत्री बनकर चुप बैठा है। किरण बेदी जैसी IPS आई जो उपराज्यपाल बन के बैठी हैं, कोई मुख्यमंत्री बन के बैठा, कोई उप मुख्यमंत्री बन के बैठा, सबको कंपाइल करके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। और जन लोकपाल, भ्रष्टाचार, काला धन, महंगाई, महिलाओं की सुरक्षा पर बात करने वाले लोग आज गूंगे और बहरे हो गए। सत्ता का पद्मश्री वापस होना चाहिए या नहीं? 100% होना चाहिए। इसमें 1 सेकंड की भी देरी नहीं होनी चाहिए। जितना जल्दी हो, जितने पहले लिया जा सकता था, देना ही नहीं चाहिए था। इनका पद्मश्री अवार्ड वापस लेना था और इन पर NSA UPA के तहत मुकदमा दर्ज कर इनको जेल के सलाखों में भेज देना चाहिए। जी, चुनाव आते धर्म की राजनीति तेज हो जाती है। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि अयोध्या हो गया, मथुरा और काशी बाकी है, अभी तैयारी शुरू है, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से टांगे में घोड़े को चमोटी बांध दिया जाता है ताकि घोड़ा राइट और लेफ्ट का हरियाली न देखकर सीधा सड़क पर चलता रहे, धर्म का नाम लेकर, जो लोग जाति का नाम लेकर, भाषा और प्रांत का नाम लेकर ये देश के गद्दार अपने ही देश को कमज़ोर कर रहे हैं। इस बात का उदाहरण 2014 में जब भारत विश्व की तीसरी महाशक्ति थी, वो भारत आज बांग्लादेश से पीछे हो गई, पाकिस्तान, नेपाल जैसे देशों से पीछे हो गई। प्रधानमंत्री कहते हैं विश्व गुरु बन गया, आप क्या बात कर रहे हैं? विश्व गुरु नहीं, बेरोजगार गुरु, बीमार गुरु बना दिया भारत को। जो भारत विश्व वसुधैव कुटुंबकम के नाम से जाना जाता था, अनेकता में एकता के नाम से जाना जाता था, जिन भारतीयों का विदेशों में डंका बजता था, आज उन भारतीयों को श्रम से सर नीचे झुकाकर रहना पड़ता है।